देखिए, इस इशू को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब इसरो कौन से अब फ्यूचर मिशंस पर निकलने वाला है। इसरो के फ्यूचर एंडेवर्स कौन कौन से होने वाले हैं। चंद्रयान 3 की तो एक अभूतपूर्व सफलता हमको हाथ में लगी, पूरा देश इस समय खुशी से झूम रहा है। लेकिन इसके बाद इसरो यहीं पर नहीं रुकने वाला। जैसे इस चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर का अगर आपने नेशनल एड्रेस सुना हो तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिलाया कि हमारी सफलता यहीं तक नहीं रुकेगी, इसके बाद भी इसरो के और भी कई इंपॉर्टेंट मिशंस हैं। तो कौन कौन से मिशंस हैं, इसरो अब और क्या करने वाला है और किस प्रकार से अब हमको गौरवान्वित करेगा, किस प्रकार से साइंटिफिक फील्ड में और नए अचीवमेंट्स हासिल करेगा, कौन कौन से अचीवमेंट्स होंगी और उनका क्या प्रभाव होगा और क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से मिशंस कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्या देखिए, अक्सर इस बात पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो इसरो इस प्रकार से इतना सारा पैसा खर्च करता है स्पेस मिशंस के ऊपर में, क्या इनका बजट जस्टिफाइड है, क्या इतना इन्वेस्टमेंट सही है। तो चंद्रयान 3 के डिस्कशन के टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे मून मून मिशन का बजट जस्टिफाइड है, वो जरूरी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे के जो फ्यूचर और मिशन हैं उनके बारे में भी हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन से मिशन हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और उनका बजट कैसे जस्टिफाइड है, वो क्यों किया जाना आवश्यक है। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग अपने फ्यूचर मिशंस के बारे में। देखिए, ये सारे मिशंस हैं। इंपॉर्टेंट मिशंस में से हमारे पास में आता है एक तो चंद्रयान 3 है जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास में आएगा गगनयान, फिर है आदित्य L1 जो कि सबसे नजदीक है। ये अभी कल ही, आज जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, आज तारीख है 1 सितंबर, 2 सितंबर को कल ही यूरोप ने इसरो ने अनाउंस किया है कि कल यानी कि 2 सितंबर को आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आदित्य L1 के बारे में, हालांकि एक दिन पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद आगे चल करके नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन यानी कि निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का अभी तक का इतिहास का सबसे महंगा मिशन होने वाला है। देखेंगे कि ये मिशन क्या है। इसके बाद मंगलयान 2, हम लोग मंगल ग्रह पर एक और मिशन भेजने वाले हैं। फिर शुक्रयान पर अपना पहला मिशन भेजेंगे, मतलब शुक्र ग्रह पर यानी कि वीनस पर अपना पहला मिशन भेजेंगे, इज शुक्रयान। गगनयान यानी कि अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी कैपेबिलिटी पर हम लोग अंतरिक्ष में भेजने और उनको वापस सफलतापूर्वक वापस ले आने की कोशिश करेंगे। 2030 तक भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि कैसे हम अपना एक स्पेस स्टेशन तैयार कर लें। फिर हम लोग एक एक्सपो सैट प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन करें, मतलब जो दूर सुदूर के प्लैनेट्स हो सकते हैं, दूसरे स्टार्स हो सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने की भी आगे चलकर प्रयास किया जाएगा। हालांकि एक दूर का एक मिशन है, अभी हाल फिलहाल की जो अनाउंस मिशन हैं वो ये सब कुछ है। तो एक एक करके हम लोग इन मिशन को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, चंद्रयान 3 के बारे में भी तो आपने काफी कुछ जान लिया होगा, समझ लिया होगा। आपने देखा होगा कैसे विक्रम लैंडर हमारा लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग की। पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। विक्रम लैंडर ने वहां पर लैंड किया। उसके बाद उसके अंदर से निकला है एक प्रज्ञान रोवर। ये एक जरूरी चीज है जानने वाली। प्रज्ञान रोवर जब से निकला है, आपको पता है, 14 दिन तक वहां पर एक्टिव रहेगा। 23 तारीख को वो पहुंचा, उसके बाद से लेकर 14 दिन। तो कर क्या रहा है वो? कर ये रहा है, वो वहां की जो सॉइल है, जो मून रॉक्स हैं, मून की सॉइल है, वो उसकी लगातार टेस्टिंग कर रहा है, वहां की केमिकल और एलिमेंटल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने देखा था कि ये करने के लिए जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट किसने, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, जिनका इस्तेमाल करके अब वो केमिकल और एलिमेंटल एनालिसिस कर रहा है और लगातार अब हमको ये बात बता रहा है कि वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसने बता दिया कि वहां पर सल्फर मौजूद है, वहां पर नाइट्रोजन मौजूद है, वहां पर आयरन मौजूद है, काफी सारे एलिमेंट्स की उसने जानकारी दी है। वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, उसने ये बात भी हमको बताई। तो लूनर रॉक्स की एनालिसिस करेगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसने वो टेम्परेचर का भी एनालिसिस किया। उसने ये भी बताया कि मून की सरफेस पर कितना टेम्परेचर है, थोड़ा नीचे तक भी उसने बताया, 10 मीटर नीचे तक, और ऊपर एटमॉस्फेयर में भी उसने कैसे हाइट बदलने पर, एलिवेशन बदलने पर कैसे मून में टेम्परेचर बदल रहा है, उसके बारे में भी उसने हमको जानकारी दी। तो ऐसे बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रज्ञान रोवर लगातार हमको देता रहेगा और उसकी एनालिसिस करके इसरो
हम लोगों को मून के विषय में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करेंगे। वो हमको ये भी बताने की कोशिश करेगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं है, कौन से फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो हमको बताएगा। और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करेगा इसरो को, और इसरो उसके एनालिसिस करके हमको ये सब जानकारी देने वाला है। तो इसरो के पास अभी तो एक टास्क ये हो गया कि वो प्रज्ञान रोवर से आने वाले डेटा की एनालिसिस करके हमको सूटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, इसके बाद का क्या काम होगा? इसके बाद नंबर आएगा चंद्रयान 4 का। चंद्रयान 4, हालांकि देखिए अभी नाम नहीं रखा गया है, ये एक जॉइंट मिशन होगा, एक कोलैबोरेटिव लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा बिटवीन इसरो एंड जाक्सा। जाक्सा इज जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। मतलब जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जैसे रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। एक्सक्यूज मी। उसी प्रकार से जापान और इंडिया की ये स्पेस एजेंसीज मिलके एक ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे। इसको आप चंद्रयान 4 भी बोल सकते हैं, उसी तरीके से काम करेगा। इसमें भी सब कुछ वैसे ही होगा। क्या क्या? इसमें भी वैसे ही एक लॉन्च व्हीकल होगा, इसके अंदर में एक लैंडर होगा और एक रोवर निकलेगा, और वो मून के सरफेस की स्टडी करेगा। तो जापान ने इसरो के साथ में एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करने की सोची है, जिसके अंतर्गत होगा क्या, हम लोग मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। उसके बाद एक रोवर के माध्यम से जापान का वो रोवर होगा जो जापान सप्लाई करेगा, और मून के सरफेस की स्टडी की जाएगी। जापान इसमें सिर्फ रोवर ही नहीं, लॉन्च व्हीकल भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि इसरो इसमें क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है? लैंडर। आपको पता होगा कि ये पहली कोशिश नहीं है, कई सारे देशों ने इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी चंद्रमा पर, लेकिन कर नहीं पाए। उसमें इजराइल था, पैराशीट नाम का उनका एक मिशन था जो फेल हो गया। अभी आपने रॉसकॉस्मोस का एक फील्ड मिशन देखा, ल्यूना 25, वो नहीं सफल हो पाए। इसी तरीके से जापान भी अपने दम पर एक बार सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर चुका है और फेल हो गया। चंद्रयान 2 में भारत भी एक बार फेल हुआ था। लेकिन इन सारे बड़े बड़े देशों के अपने एफर्ट के बाद जब वो लोग फेल हो गए, देखा कि भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर पा रहा सफलतापूर्वक, इसीलिए जापान ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारत के साथ में कोलैबोरेशन किया, और एक तरीके से हमारी हेल्प मांगी है कि सॉफ्ट लैंडिंग आप करा पा रहे हैं तो आप सॉफ्ट लैंडिंग में हमारी हेल्प कर दीजिए, बाकी काम हम कर देंगे। ठीक, तो ये एक मिशन हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग और क्या करने वाले हैं। इसके बाद अब हम लोग कल एक आदित्य L1 भेजने वाले हैं। आदित्य L1 क्या होगा? ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होने वाला है। अभी तक बहुत कम देशों ने इस प्रकार का एंडेवर किया है। चाइना भी अभी तक इस प्रकार का कोई मिशन लॉन्च नहीं कर पाया। आप इसका स्केल जरा समझिए। ये जो चंद्रयान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चंद्रयान आपको पता है चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 3,64,000 किलोमीटर। 3,64,000 किलोमीटर बस। अभी हम लोग आदित्य L1 के जरिए लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाना चाह रहे हैं। मिलियन का मतलब हो गया लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर अपना एक स्पेसक्राफ्ट प्लेस करेंगे, जिसका नाम होगा आदित्य L1। और ये उस जगह से सोलर स्टडी करेगा, सन की स्टडी करेगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यहां पर आपको नजर आ रही अर्थ, ये है पॉइंट L1 जिसको बोलते हैं लेग्रांजे पॉइंट L1, और ये है सन। सन किस प्रकार से स्टडी करने वाला है। लेग्रांजे पॉइंट्स क्या होते हैं? लेग्रांजे पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि काफी स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, जिस जगह पर अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट को रखते हैं तो आपको वहां पर रखने के लिए उनको बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं खर्च करना पड़ेगा उसकी ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर कि अर्थ की और सन की ग्रेविटेशनल पुल आपस में एक दूसरे को काउंटर कर देती है और वो रिलेटिवली स्टेबल बन जाते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं, ये हैं 5 लेग्रांजे पॉइंट्स। आपसे पूछा जा सकता है
कि अर्थ के अराउंड कितने ऐसे लैग्रांजे पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए एक पॉइंट है L1, लैग्रांजे पॉइंट 1, देन वी हैव लैग्रांजे पॉइंट 2 जो कि ऑपोजिट पड़ता है, एक इस तरफ है लैग्रांजे पॉइंट 3 और लैग्रांजे पॉइंट 4 और 5 इस जगह पर। तो 5 लैग्रांजे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, ये हो गया L1, L2, L3, L4 और L5। इसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल कोई लैग्रांजे पॉइंट है तो वो है L1। इस जगह पर हम लोग इसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक सैटेलाइट, अपना एक स्पेसक्राफ्ट हम लोग यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम लोग सूरज पर कोई स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, सन पर नहीं भेज रहे। सन बहुत दूर है। सन कितना दूर है? सन अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़, इट इज 14.9 करोड़ किलोमीटर, 149.2 मिलियन किलोमीटर्स बोलते हैं, मतलब 14.9 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। और इसको कहाँ भेज रहे हैं? 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 लाख किलोमीटर। तो कहाँ 15 लाख, कहाँ 15 करोड़। तो सन है बहुत दूर, लेकिन यहाँ पर प्लेस करने का मतलब ये है, अर्थ से क्यों नहीं हम लोग ऑब्जर्व कर सकते? अर्थ पे हमारे पास में एक बहुत बड़ी एटमॉस्फेयर की फील्ड, इतने ज्यादा एटमॉस्फेयर के कारण हम सन की ठीक से स्टडी नहीं कर पाते। तो बाहर कहीं रखें, तो बाहर रखें तो इतना दूर क्यों? क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे रखने का मतलब ये कि स्टेबल रहेगा, स्टेबल होगा और आसानी से सन की स्टडी कर पाएगा। इसको छेड़छाड़ करने वाला कोई नहीं है, लंबे समय तक स्टेबिलिटी के साथ में आराम से सन की स्टडीज कर सकता है। सन के बारे में भी देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी हमको नहीं पता है। सन के बारे में अभी हम लोग काफी कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कि सोलर विंड्स के बारे में अभी हम लोग ठीक से नहीं जानते, सोलर फ्लेयर्स के बारे में ठीक नहीं जानते, उसके कोरोना के बारे में हम लोग ठीक से नहीं जानते, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में ठीक से नहीं जानते। सन की जो सरफेस है वो ज्यादा गर्म है, जैसे जैसे आप सन के अंदर जाते जाएंगे उसके कोर में वो और गर्म होता जाएगा। सरफेस पर हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और अगर सन के कोर में चले जाएं तो मिलियंस एंड बिलियंस डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सरफेस से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब आप कोर से दूर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो उनका क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर और फिर कोरोना, ये तीन उनकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं सन की। तो क्रोमोस्फियर से ज्यादा ठंडा है फोटोस्फियर, लेकिन जैसे आप बाहर चले जाएं कोरोना, कोरोना और ज्यादा गर्म। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है ये हमको पता करना है। ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमको सन के बारे में पता करना है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, सोलर मैक्सिमम क्या होता है, सोलर मिनिमम क्या होता है, कब सोलर मैक्सिमम होता है, कब सोलर मिनिमम होता है, डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं, सोलर स्पॉट्स क्या होते हैं, सोलर स्पॉट्स और पृथ्वी पर होने वाले क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब जब सोलर स्पॉट्स की संख्या बढ़ती है, अराउंड हर 12 साल पे सोलर स्पॉट्स की संख्या मैक्सिमम होती है। तो जब जब सोलर स्पॉट्स की संख्या मैक्सिमम होती है, अर्थ पर टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका क्या रिलेशन है और कितना रिलेशन है, इसके एग्जैक्ट रिलेशनशिप को पता कर पाना, ये सारा काम इस बार आदित्य L1 जाकर करने वाला है। और ये देखिए ये किस लीग में शामिल हो जाएगा, ये सोहो की लीग में शामिल हो जाएगा, विच इज सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था, जिसके तहत L1 पॉइंट पर ही इन लोगों ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट सोहो लगा रखा है जो कि सन की स्टडी कर रहा है। तो हम उस लीग में शामिल होने वाले। इसके अलावा ये फीट अभी तक और किसी ने अचीव नहीं किया, तो भारत ये फीट अचीव करने वाला एक देश बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एक एनिग्मेटिक प्लैनेट, मतलब एक पहेली नुमा ग्रह वीनस, वीनस के बारे में भी काफी कम जानकारी अवेलेबल है। सबसे नजदीक ग्रह देखिए सन, ये है सन के सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस। सबसे गर्म तो वीनस मरकरी को होना चाहिए, लेकिन सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस। अब वीनस सबसे गर्म क्यों है? कहा जाता है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैस का ये प्रभाव है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कितनी है, क्यों आई, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस इतनी बड़ी मात्रा में पहुंच पाई, ये सब बातें हमको वहां पर पता करनी है। कहते हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है, वहां पर एसिड रेन बहुत ज्यादा होती है, जो कि उसको इनहॉस्पिटेबल बनाते हैं, रहने योग्य नहीं बनाते। तो वो क्या क्या चीजें वहां पर हैं, क्या हो रहा है, और उससे अर्थ पर क्या सीखा जा सकता है, हम लोग ये देखने की एक बार कोशिश करें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कंडीशन जो अभी वीनस पर हो रही है कल को अर्थ पर भी हो सकती है।
ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिसने वीनस को ऐसा बना दिया? तो हो सकता है यहां से कुछ चीजें सीख कर हम लोग अर्थ को वीनस जैसा बनने से रोक पाए। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैन्ड स्पेस मिशन, जिसको हम लोगों ने नाम रखा है गगनयान। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ सालों में अपने 3 स्पेस यात्रियों को, स्पेस एक्सप्लोरर्स को, एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। और देखिए, अलग अलग देश अपने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बोलता है एस्ट्रोनॉट, और रशिया अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बोलता है कॉस्मोनॉट। हम लोगों ने इनका नाम रखा है व्योमोनॉट। हम इनको व्योमोनॉट कहेंगे। तो हम अपने 3 व्योमोनॉट को यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर रहे हैं गगनयान प्रोजेक्ट के थ्रू। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ज़्यादातर चीज़ें इसरो ने डेवलप कर ली हैं। जैसे कि इसके लिए हमको एक LVM-3 रॉकेट की ज़रूरत थी, जो कि ह्यूमन रेटेड रॉकेट है। मतलब इतनी ताकत होगी उसके अंदर कि वो ह्यूमंस को लेकर जा सकता है। तो वो रॉकेट हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। हम लोगों ने क्रू एस्केप सिस्टम वो डेवलप कर लिया है। ये सब दिखा रहा है कि इसरो कितना कमिटेड है अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस प्रकार का एक मिशन कंडक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाएं और सक्सेसफुली उनको सेफली वापस भी लेकर आ जाएं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होगा। नासा भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को जल्दी ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाने वाला है। भारत से आप पूछेंगे कि कितने लोग अभी तक अंतरिक्ष में गए? अभी क्या चंद्रयान जो था, इसमें कोई अंतरिक्ष कोई गया क्या चंद्रमा पर? चंद्रमा पर अभी कोई नहीं गया है भारत से। पूरी दुनिया में कोई भी देश के लोग अभी तक चंद्रमा पर नहीं गए हैं, अमेरिका के अलावा। सिर्फ अमेरिका के ही लोग अभी तक चंद्रमा पर जा पाए। बाकी मून मिशन किया तो बहुत कंट्रीज ने। रशिया ने किया है बहुत बार, चाइना ने किया है, अमेरिका ने किया है, अभी भारत ने कर लिया, जापान ने भी किया। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाई, वो बात अलग है। लेकिन मून मिशन कई देशों ने लॉन्च किया। लेकिन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचा पाने का ये जो एक बहुत बड़ा फीट अचीव किया, सिर्फ अमेरिका ने किया है। अब तक 12 ह्यूमन बींग्स चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं, जिसमें से कि 12 के 12 अमेरिका के लोग। सब नासा के मिशन के थ्रू गए। और ये था अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 एंड अपोलो 17। इनके मिशन में होता ऐसा था कि 3 लोग जाते थे, एक व्यक्ति रहता था अपने स्पेसशिप के अंदर, और 2 लोग चंद्रमा की धरती पर उतरते थे, चंद्रमा की सतह पर। तो ये एक बड़ा फीट है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत से कौन कौन गया है? भारत से अभी तक चंद्रमा पर जाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक भी अंतरिक्ष यात्री इंसान को अभी तक हम लोगों ने स्पेस में भी नहीं भेजा है। चंद्रमा तो 3,64,000 किलोमीटर दूर है। स्पेस में जाने का मतलब होता है लियो में जाना, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना। 400 किलोमीटर दूर है बस। यहां से आप 400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो हमारा स्पेस स्टेशन है। 400 किलोमीटर ऊपर भी अभी तक भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। तो आप बोलेंगे हमने पढ़ा तो था बुक में। एक राकेश शर्मा नाम के अंतरिक्ष यात्री थे जो कि गए थे। राकेश शर्मा जी को USSR की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, वो लेकर गई थी। तो आपको पता है USSR और भारत के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। आज भी रशिया के साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं। तो हमारे बीच में एक MOU साइन हुआ, जिसके अंतर्गत ये था कि भारत के अंतरिक्ष यात्री को वो USSR अपने साथ लेकर जाएंगे, अंतरिक्ष की सैर कराएंगे। तो बस भारत के एक यात्री को लेकर गए और वापस लेकर चले आए, इतना ही हुआ है। राकेश शर्मा पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जो इंडिया की तरफ से स्पेस में गए थे। आप बोलेंगे फिर ये कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये कौन लोग हैं? ये लोग देखिए जब अंतरिक्ष में गए तब भारतीय नागरिक नहीं थे। कल्पना चावला भारत में पैदा हुई, लेकिन जिस समय वो अंतरिक्ष में गई तब वो अमेरिका की नागरिक थी। सुनीता विलियम्स अमेरिका में ही पैदा हुई हैं, पैदाइशी अमेरिकन है, अमेरिका में ही पैदा हुई, अमेरिका की ही नागरिक हैं, और तब वो अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत से अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति राकेश शर्मा गए हैं, और वो भी इंडिया की टेक्नोलॉजी पर नहीं गए, वो USSR के साथ गए थे। तो ये पहली बार ये बड़ा मिशन होने वाला है जिसमें कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अकेले अपने दम पर इंडिजिनसली अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाएंगे और सेफली उनको वापस लेकर आएंगे।
ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो उस प्रकार के हम लोग मिशन करने वाले हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा एक निसार के बारे में, निसार कर रहे हैं। निसार क्या है? नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन। ये क्या होता है? ये देखिए, होता ये है कि अगर मान लीजिए ग्राउंड पर कोई चीज है और आप उसको स्पेस से सैटेलाइट के माध्यम से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम रेडिएशंस भेजेंगे। अब क्या होता है, इनसे कब सभी चीजों से रेडिएशंस निकल कर आ रही होती, रेडिएशंस निकल कर आ रही होती। यहाँ पर अगर आपने नीचे कोई रेडार लगा दिया, कोई ऐसी चीज है जिसमें रेडिएशंस निकलती हैं, निकलने वाली रेडिएशन को हमारा जो ऊपर एक सैटेलाइट है वो क्या कर सकता है, को सेंस कर सकता है। सेंस करके आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कौन सी चीज कितनी दूरी पर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जो कि जानबूझकर कैसी बनाई गई है, जो कि कोई रेडिएशन एमिट ही नहीं करती, छिपा के मान लीजिए कि कोई एक स्टेल्थ चीज लेकर आई जा रही है आपकी बॉर्ड, आपके कंट्री के बॉर्डर के अंदर छुपा करके लाई जा रही है, उसके ऊपर में ऐसे मटेरियल की कोटिंग की गई है जिससे कि उसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलता, तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे? ऐसे में हमको एक ऐसे सैटेलाइट की आवश्यकता है जो कि रेडिएशंस को आने के बाद में उसको सेंस ही ना करता हो, बल्कि इसमें से सेंस क्या करता हो, रेडिएशन एमिट करता हो। रेडिएशन इसमें से निकले, ऑब्जेक्ट पर टकराए और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस जाए, उसके बाद ये जो हमारा सैटेलाइट है वो उसको सेंस कर ले। ये काम अगर कोई कर सके तो ये हमको ऐसा कुछ एक सिस्टम चाहिए था। तो नासा के साथ में मिलकर हम लोग एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेवलप कर रहे हैं। सिंथेटिक अपर्चर रेडार मतलब इसमें हम लोगों को क्या होगा, जो रेडिएशंस आने वाली इनकमिंग रेडिएशन से सिर्फ उनको सेंस ही नहीं करना है, बल्कि रेडिएशंस प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करके उसको अर्थ पर एमिट करना है, अर्थ पर भेजना है, ऑब्जेक्ट से वो टकरा करके वापस पहुंचेगी और हमको इंफॉर्मेशन प्रदान करेगी। ये काम करना, ये होगा सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इससे क्या होगा, अब रात में भी जैसे आपने जब देखा होगा कि इसका एक दो काम नहीं होगा, इसका बहुत सारे पर्पज है। ये पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको देगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है, मौसम के बारे में ठीक ठीक जानकारी दे सकता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बता सकता है, ये तो सब तो करेगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई अटैक हुआ, समुद्र के रास्ते से लोग आए, और रात के समय में अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है समुद्र के रास्ते से तो हम नहीं देख सकते थे पहले। अब ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग रात में भी, अंधेरे में भी पृथ्वी पर चीजों को देख सकते हैं। स्टेल्थ चीजों को भी, स्टेल्थ शिप को, स्टेल्थ प्लेन को भी अब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, इसको आप देखेंगे धीरे धीरे करके इसका एम्बिट बढ़ाया जाएगा। अभी तो ओपनली नहीं कहा जाता, लेकिन इसका एम्बिट बढ़ाकर स्पाइंग पर्पस तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, रिकॉनोसा पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने वाला। अभी फिलहाल जो पर्पजेस बताए गए हैं वो निश्चित तौर पर क्या बताए गए हैं, वो बताए गए हैं कि अभी इनका इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने के लिए, मौसम के लिए और मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया जाएगा। ठीक, फाइन। तो ये सारे मिशंस हो गए जो कि अभी हमको करने हैं। इसके अलावा देखिए कि स्पेस स्टेशन भारत 2030 तक अपना बना करके लॉन्च करने वाला है। मंगलयान पर, मंगल ग्रह पर हम लोग एक बार फिर से जाने वाले हैं, मंगल मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। ये भी हमारा अगला एक इम्पॉर्टेंट मिशन होने वाला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिशन हैं हमारे इसरो के। चलिए, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडरिंग इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी, एनालाइज strategic importance of ISRO's mission beyond the moon, including solar study and Venus exploration. In light of these achievements, assess the challenges and opportunities that lie ahead for ISRO in realizing its ambitious goal of manned space missions. ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए, आसानी से अब आप कर पाएंगे इसको।
ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, तो करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रयान-3 मिशन achieved a historic soft landing on lunar surface and successfully confirmed the presence of ice near unexplored lunar south mission. ठीक. The LUPEX mission, a collaborative effort between ISRO and JAXA, aims to explore the permanently shaded polar region of Mars and assess the feasibility of establishing a long-term station. The Aditya L1 mission is India's first endeavor to study the sun, and the spacecraft will be placed in halo orbit around the Lagrange L1 point of the Earth-Sun system to continuously monitor solar phenomena. इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? चलिए आपसे पूछ रहा है, बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला, चंद्रयान-3 मिशन अचीव्ड अ हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, ये बात सही है। And it successfully confirmed the presence of ice near unexplored lunar south mission, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंड किया, उसने सॉफ्ट लैंडिंग की और उसने ये बात बताई कि यहाँ पर आइस की प्रेजेंस है। दूसरा स्टेटमेंट, इसरो और जाक्सा ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू लूपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे। एम्स टू एक्सप्लोर द परमानेंटली शेडेड पोलर रीजन ऑफ मार्स, देखिए मार्स नहीं, ये मून पर ही भेजने वाले हैं, तो ये गलत हो गया। एंड एसेस द फिजिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म स्टेशन, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। द आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज फर्स्ट एंडेवर टू स्टडी द सन, इंडिया का पहला मिशन होने वाला है सन की स्टडी करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन Lagrange पॉइंट L1, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एंड द अर्थ सन सिस्टम टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर सोलर फिनोमेना, लगातार सन को स्टडी करने के लिए Lagrange पॉइंट L1 पर भेजा जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होता है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2, 2 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, देखिए ये शीट हमारी कंप्लीट होती है, नई शीट अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल एक बार इसको कर लें।